हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगी कि हम इस अपने चैनल पे तैयारी करते हैं हिंदी विषय की उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं की। इसी की कड़ी में दोस्तों आज हम यूपीएचएससी के पाठ्यक्रम में लगा सामान्य पेपर जो 30 नंबर का आता है उसके अंतर्गत हम सामान्य ज्ञान, और आप समझ लीजिए कि ये प्रैक्टिस सेट के रूप में है। और आप असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 की जो परीक्षाएं लगी हुई हैं उनके अंतर्गत इन प्रश्नों को आप देख सकते हैं। आइए चलते हैं। पहला प्रश्न है, 16 जुलाई 2022 को भारत के प्रधानमंत्री ने लगभग 14,850 करोड़ की लागत वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ से किया था। अब आप ए नंबर है कैथेरी गांव जालौन, बी है मऊरानीपुर झांसी, सी है पट्टागवा इटावा, डी है राजापुर बांदा। दोस्तों, अब इन प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। जब आप इन प्रश्नों को पढ़ लिए होंगे, ये करंट के प्रश्न हैं। आप सभी जानते हैं कि 30 नंबर में हमारा करंट जीके जी सभी आता है। आइए, यह प्रश्न है और आप इनको देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं और प्रश्नों का सही उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर होगा कैथेरी गांव जालौन। ए नंबर उत्तर होगा, इनको लॉक करें। 16 जुलाई 2022 ईस्वी को जालौन जिले के उरई तहसील के कैथोरी गांव से बुंदेल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। यह एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तत्वाधान में लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत से बना है। 4 लेन वाला, यह कितने लेन का है? 4 लेन का है। ठीक है, आप देखे होंगे हाईवे जो बनता है 4 लेन का है, तो 4 लेन वाला है। और आप एक प्रश्न यहाँ से ये भी बनेगा कि यह कितने किलोमीटर में है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, 296 किलोमीटर में है, 297 किलोमीटर में है। यह जो है कि क्या 1 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस है। और आप जानेंगे ना कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर यह 7 जिलों से होकर गुजरता है। कितने जिलों से? 7 जिलों से। ध्यान दीजिए, यूपी के 7 जिले इसमें आएंगे। अब 7 जिलों में आप इन्हें नोट कर सकते हैं, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया तथा इटावा से गुजरेगा। ठीक है दोस्तों, आप चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 2। चलिए, 2 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप इनका उत्तर दीजिए। 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक आयोजित कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ? आप बताइए। 2 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप इनका उत्तर दीजिए। कहाँ पे हुआ है? तो आप सभी जानते हैं, वर्मिंघम, टोक्यो, बीजिंग, पेरिस। तो यह कहाँ पे हुआ है आप सबको पता है। ध्यान दीजिए, ए नंबर इसका सही होगा। अब आप इनके बारे में थोड़ा सा लेक्चर को सुने और ध्यान से सुने। जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं ठीक है, नहीं तो इन्हें नोट कर लें। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ, जिसमें भारत के कुल 215 एथलीट गए थे। कितने गए थे? 215 एथलीट। ठीक है, इसके बाद 19 खेल विषयों में 141 आयोजनों ने भाग लिया। कितने लोग भाग लिए थे? 141 लोग। 141 लोग भाग लिए थे। ठीक है, और पेरी द वुल इनमें शुभंकर बनाया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि कॉमनवेल्थ गेम का शुभंकर कौन था, तो आप क्या बताएंगे? पेरी द बुल। ठीक है दोस्तों, आप इन्हें नोट डाउन कीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। चलिए, 3 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील विषय है? धारणी आप सभी जानते होंगे। धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में पीढ़ीगत संवेदनशील का विषय है? प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन, सामाजिक संसाधन। तो प्रश्न नंबर 3 का आप लोग उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 3 का है आंसर होगा प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, चलिए अब आप एक बार एक छोटा सा इसके बारे में ध्यान से सुन लीजिए कि धारणी विकास किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, धारणी विकास
विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ वर्तमान जो अभी चल रहा है, भविष्य जो अभी आने वाला है, तो वर्तमान के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखकर रखा जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? धारणीय विकास। ठीक है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर्गत पीढ़ीगत संवेदनशीलता, मतलब जो चीज़ें आपके पास हैं तो आप ऐसा जो है कि नेचर के साथ व्यवहार करें ताकि आने वाले पीढ़ियों को भी उसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ध्यान दीजिए, हम लोग चलेंगे प्रश्नोत्तरी नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है? पहला, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, बी UNEP सचिवालय, और सी UNFCCC सचिवालय, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर आपके स्क्रीन पे प्रश्न है, आप इनका उत्तर दीजिए। ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। ध्यान दीजिए, क्या होगा? सी, UNFCCC सचिवालय। तो इसके बारे में आप सभी जानते हैं। तो क्लाइमेट न्यूट्रल जो है आप सभी ध्यान से देखिए। ठीक, आइए चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालय UNFCCC सचिवालय ने मोमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ नामक एक नई पहल की लॉन्च किया है। ठीक है, जो जलवायु तटस्थता क्लाइमेट नेचुरलिटी की ओर संक्रमण में है। ठीक है, वास्तविक परिणाम प्राप्त करने वाले व्यक्ति, कंपनी तथा सरकार से प्रयासों को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? वास्तविक रूप से जो क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। जैसे कंपनियां होती हैं ना, तो उनके कुछ नियम बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा, यदि उसका पालन करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर सरकार क्या करती है? कंपनी को बैन कर देती है। ठीक, आगे चलिए। प्रश्न नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है। भारत में मैंग्रोव ज्वरीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? मालाबार तट, सुंदरवन, कच्छ का रण, दंडकारण्य। कहाँ पे पाई जाती हैं? बताइए आप लोग। 5 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तो 5 नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सुंदरवन में। आपने ध्यान से देखा होगा, आप भूगोल को अच्छे से पढ़े होंगे, तो आप देखेंगे ना, ये भारत का नक्शा है। एक बार फिर से देखिए, ऐसे करके हम भारत के नक्शे को बनाते हैं। तो रफली बना रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सुंदरवन है, जहाँ पे जो है कि गंगा नदी यहाँ से ऐसे करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वहीं पे ये मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, एक बार इनके बारे में थोड़ा अच्छे से जानने का प्रयास कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न है, सुंदरवन वहीं पाया जाता है। ठीक, ध्यान दीजिए। ज्वारी वन डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं। कहाँ होते हैं? इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। यहाँ वनों में सबसे जो प्रसिद्ध वन होता है उसे क्या कहते हैं? सुंदरी वृक्ष, बहुत उल्लेखनीय रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप इनका उत्तर दीजिए। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। धौलावीरा, किलीगुल, मोहम्मद, कालीबंगा, मेहरगढ़। ठीक है, यह प्रश्न जो है कि हड़प्पा जो दड़ों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आप इनको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। 6 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तो जो है कि आपने देखा प्रश्न को, उस स्थल का नाम बताइए। ध्यान दीजिए, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। तो क्या है? आप बताएंगे इनका उत्तर। 6 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तो क्या होगा? मेहरगढ़। ठीक है, ध्यान दीजिए। कौन सा होगा? 1 मिनट, चलिए चलते हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है। तो इसका उत्तर होगा मेहरगढ़, डी नंबर। ठीक है, डी नंबर ध्यान से आप देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। ध्यान से देखिए। 7 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, क्या था? कमल और रोटी, बाज, 2 तलवारें, रुमाल। तो आप सभी जानते हैं, बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, इनका उत्तर दीजिए।
तो इनका आंसर क्या होगा? ए नंबर, कमल और रोटी। ठीक है, 7 नंबर का प्रश्न। 8 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिए। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। पश्चिमी हिमालय आप देखे होंगे ना ऐसे, तो इस साइड का जो होता है पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालय संसाधन का पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। ठीक है, संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। पश्चिमी हिमालय का जो संसाधन है उसका प्रमुख संसाधन क्या है? वन है, धात्विक खनिज है, कार्बनिक खनिज है, आणविक खनिज है। 8 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप इनका उत्तर दीजिए। तो क्या होगा? वन है। क्या है? वन है। अब आप 8 नंबर के प्रश्न में देखेंगे ना, तो पश्चिमी हिमालय जो संसाधन प्रदेश है, प्रमुख संसाधन है, इस क्षेत्र के लगभग 65% भूभाग पे, कितने प्रतिशत? 65% भूभाग पे। ठीक है, वन है। कितने पे? वन है, खाली 65% भूभाग पे वन है। चलिए 8 नंबर का प्रश्न आप देख लीजिए एक बार, जो आपके स्क्रीन पे है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। प्रजा, देखिए कहाँ से संविधान की जो है कि प्रस्तावना आरंभ होती है। प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जन शब्द, जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, हम भारत के लोक शब्दों से। तो आप सभी जानते हैं ये भी बहुत ही इजी प्रश्न है। इसका क्या होगा? प्रजातांत्रिक। यहाँ पे क्योंकि भारत का संविधान है वो प्रजातांत्रिक है ना, पब्लिक पे जिसको चाहे उसको बना दे, जिसको चाहे मतलब जिसको लाइक करेगी वो होगा, नहीं लाइक करेगी नहीं हो पाएगा। ठीक, चलते हैं। 8 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अब आप देखेंगे ये 9 नंबर का प्रश्न था, 1 मिनट। 8 नंबर का प्रश्न में बंद था, 9 नंबर के प्रश्न में हम भारत के लोक शब्द से है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इसके लिए सॉरी, ध्यान दीजिए आप लोग। 8 नंबर का प्रश्न, ये 9 नंबर का प्रश्न है एक्चुअली, आप यहाँ लिख लीजिए। 9 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा हम भारत के लोग। ठीक, चलिए चलते हैं। 10 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप इनका उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राजनीतिक प्रमुख, मंत्री परिषद सहित। क्या होगा? आप देखें, ए नंबर भारत का राष्ट्रपति, बी नंबर भारत का प्रधानमंत्री, सी नंबर मंत्रिमंडल, डी नंबर राजनीतिक प्रमुख, मंत्री परिषद सहित। 10 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, इसका उत्तर आप लोग देंगे फटाफट। भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं भारत एक गणराज्य है, जिसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा। ठीक है, और ये वंशानुगत यहाँ पे नहीं होता है कि दादाजी थे तो पिताजी हुए तो फिर आप हुए, ऐसा कुछ नहीं है। यह क्या है? यह क्या है? निर्वाचित होता है, जो जीतेगा वही होगा। ठीक है, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, आप सभी जानते हैं, और जिसका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा। कैसे वो चुनाव होता है? अप्रत्यक्ष, मतलब जिनको आप प्रतिनिधि भेजते हैं वो उनको चुनते हैं। ठीक, ये सब बातें आप सबको पता हैं। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 11। 11 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप इनका उत्तर दीजिए। ठीक है, देखिए, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? अब ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है, बहुत बार आता है, रिपीट होने वाला प्रश्न है। 11 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, तो आप ध्यान दीजिए। तो आंसर क्या होगा भाई? आप लोग आंसर, उम्मीद करती हूँ कि आप आंसर कर चुके होंगे। ठीक है, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। ठीक, संसद एवं राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के लिए क्या होती है? निर्वाचन नामावली तैयार करती है। ठीक है, और निर्वाचन के संचालन का अधीक्षक जो होता है वो निदेशक, और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया जाता है। निर्वाचन आयोग ही क्या करती है? चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न करती है। ठीक, चलिए अब हम चलेंगे 12 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। अच्छे से आप भी देखिए, जो प्रश्न आपको आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं आप उन्हें नोट डाउन कीजिए, फिर उनको बार बार देखेंगे तो क्या होगा? तैयार हो जाएगा। लघु और सीमांत किसानों का पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई? ये भी प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है, आप इनका थोड़ा सा संभल के उत्तर देंगे। 12 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, योजना का नाम क्या है? सबसे पहले ये देखिए,
जो लघु लघु और सीमांत किसान, ठीक है, पेंशन योजना इनकी शुरू की गई है। और पेंशन योजना कौन सी है? ये है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, एक सम्मान निधि योजना होती है, ये मानधन योजना है। ये प्रारंभ कब की गई थी? 12 सितंबर 2019 को, ठीक है। चलिए, और 18 से 40 वर्ष आयु के वर्ग में जो व्यक्ति आते हैं, जिनके पास 18 से 40 वर्ष की जो किसान होते हैं और जिनके पास कितनी ज़मीन होती है? लगभग 2 हेक्टेयर तक, ठीक, खेती योग्य होती है, वो सीमांत किसान कहा जाता है। कैसा किसान होता है? और 2 हेक्टेयर जिनके पास ज़मीन होगी, ठीक है। अब आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, अभी यही आपसे पूछा जाएगा ना, सीमांत किसान किसे कहते हैं? तो आप यहाँ पे यही लिखेंगे कि 18 से 40 वर्ष जिनकी आयु होगी और लगभग कितनी? 2 हेक्टेयर उनके पास खेती योग्य ज़मीन होगी। 2 हेक्टेयर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, 13 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप इनका उत्तर दीजिए, ठीक। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? किसके द्वारा विकसित किया गया है, आप बताएं। महबूब उल हक के द्वारा, जगदीश भागवती के द्वारा, जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ के द्वारा, अमर्त्य सेन के द्वारा। तो 13 नंबर का प्रश्न, 13 नंबर के प्रश्न का आप उत्तर देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, महबूब उल हक के द्वारा, ठीक है। और आप देखेंगे ना कि ध्यान देंगे तो संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक ठीक है, HDI, और ये क्या थे? ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। क्या थे? महबूब उल हक, ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक बार फिर से देखिए, ये पाकिस्तानी थे अर्थशास्त्री। क्या थे? इकोनॉमिकल थे, अर्थशास्त्री, ठीक। चलिए, ध्यान दीजिए, इसका आंसर आप एक बार नोट डाउन कीजिएगा, ए नंबर होगा। चलिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न पे हम चल रहे हैं। 14 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, हम पढ़ दे रहे हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक। अभिज्ञात शोध प्रश्न अथवा उद्देश्य से संबंधित प्राथमिक अध्ययनों का गुणात्मक रीति से सार संक्षेपण और व्याख्या करने को क्या कहते हैं? गुणात्मक पुनरीक्षा की, यथार्थपरक पुनरीक्षा की, वृत्तांत पुनरीक्षा की, अधि पुनरीक्षा। 14 नंबर का प्रश्न जो है वो आपके स्क्रीन पे है, उत्तर दीजिए। तो क्या कहते हैं? आप देखे होंगे ना कि ऐसी प्रश्नोत्तरी तो ज़्यादातर ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं? विस्तृत क्या करते हैं? उनका अवलोकन करते हैं या उनके बारे में हम समझाते हैं। सार संक्षेपण व्याख्या करने को क्या कहा जाता है? तो वृत्तांत पुनरीक्षा कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अब हम चलेंगे 15 नंबर के प्रश्न पे, जहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, ठीक। चलिए, ये 15 नंबर का प्रश्न आ चुका है। जब एक उत्तरदाता को स्वयं को मापे जाने की जानकारी होती है तो उसके व्यवहार पर किसके प्रभाव को क्या कहा जाता है? जब वो स्वयं को मापता है, जब एक उत्तरदाता को स्वयं को मापे जाने की जानकारी होती है तो उसके व्यवहार पर इसके प्रभाव को क्या कहते हैं? आत्मचेतन की, प्रतिक्रियात्मकता की, कृत्रिमता की, तादम्य प्रभाव, क्या बोला जाता है? 15 नंबर का प्रश्न है, तो आप सभी जानते हैं क्या होता है? प्रतिक्रियात्मकता, ठीक है, बी। चलिए, आगे चलते हैं। 16 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किसके अनुसार 10+2+3 शिक्षा प्रणाली तैयार की गई थी? मैकाले मिनट्स, हंटर आयोग, एल्फिस्ट रिपोर्ट, वुड्स डिस्पैच। 16 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इसका क्या होगा? तो सभी जानते हैं इसका होगा वुड्स डिस्पैच, डी नंबर, ठीक है। चलिए, 70 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? डॉक्टर एलन ए ट्यूरिंग, कार्ल बेंज, थॉमस अल्वा एडिसन, एडवर्ड टेलर।
17 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, आप इनका उत्तर दीजिए। ठीक है, तो कौन से होंगे? डॉक्टर एलन ए टू रीजनर। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन सा नियंत्रित करता है? एएलयू, कंट्रोल यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज, मेमोरी यूनिट। कौन सा यूनिट क्या करता है? नियंत्रित करता है। 18 नंबर का प्रश्न है, तो आप सभी जानते हैं कौन सा होता है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। माउस, ट्रैक बार और जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस, पेन इनपुट डिवाइसेस, डेटा कलेक्शन डिवाइसेस, मल्टीमीडिया डिवाइसेस। कंप्यूटर का यहाँ प्रश्न है 19 नंबर का। इसके ऊपर वाला भी प्रश्न कंप्यूटर से ही था दोस्तों। ठीक है, तो क्या होगा? आप लोग इनका उत्तर दीजिए। 19 नंबर के प्रश्न में क्या होगा? तो सभी जानते हैं कि पॉइंट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? पॉइंट डिवाइस है, ए नंबर। ठीक है, चलिए अब आप ध्यान देंगे। 20 नंबर का प्रश्न है, मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करती है। ठीक है, न्यूमेरिकल कोड, इंग्लिश लैंग्वेज कोड, जावा लैंग्वेज कोड, सीपीयू प्रोसेसिंग कोड। ठीक है, 20 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप थोड़ा सा ध्यान देके उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसका क्या होगा? डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब और 21 नंबर का प्रश्न है, फॉर प्रॉफिट बिजनेस द्वारा निम्नलिखित में से किस डोमेन का प्रयोग किया जाता है? पॉइंट कम, पॉइंट एजुकेट, पॉइंट ईमेल, पॉइंट नेट। ठीक है, चलिए बताइए 21 नंबर का प्रश्न है। 21 नंबर के प्रश्न का उत्तर आप लोग फटाफट देंगे। तो क्या होगा? .com। ठीक है, ए नंबर .com होगा। चलिए अब हम चलेंगे आगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 22 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से आप लोग उत्तर देंगे। 22 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न को हम अच्छे से पढ़ दे रहे हैं, आप सुन लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अप्रैल 2022 में रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए, 22 नंबर का प्रश्न है, तो क्या होगा? आप सभी जानते हैं, नई दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर का प्रश्न भी है, थोड़ा सा स्क्रीन साफ नहीं दिखाई दे रही दोस्तों, इस प्रश्न को भी मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ। मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना ने किस कंपनी के सहयोग से अपने विभिन्न वाहनों के बेड़े के लिए फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव पहल की शुरुआत की? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडियन लिमिटेड, हिंदुस्तानी पेट्रोलियम लिमिटेड, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 23 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, तो क्या होगा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये ए नंबर। चलिए आगे चलते हैं। 24 नंबर का है, 24 नंबर का प्रश्न देखिए, ग्लोबल मार्केट आउटलुक फॉर सोलर पावर 2022 से 2026 की रिपोर्ट कहाँ जारी की गई? संघाई, सैन फ्रांसिस्को, म्यूनिख, लंदन। कहाँ से की गई भाई? आप लोग बताएंगे फटाफट। 24 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है, थोड़ा स्क्रीन क्लियर नहीं है, इस प्रश्न को मैंने अच्छे से पढ़ दिया, आंसर को आप दीजिए। ठीक है, 24 नंबर का प्रश्न है, इसका क्या होगा? म्यूनिख। ठीक है, चलिए सी नंबर। आगे चलते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी से, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी से, यूरेनियम उत्पादन में कमी से, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। किसके हैं भाई? ए नंबर होगा, ध्यान दीजिए। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा होगा भाई? 25 नंबर के प्रश्न में आप उत्तर देंगे। 25 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे भी है और अच्छे से दिख भी रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। ठीक है, कि कौन सा होगा? डी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, पेड़ पौधे एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता है?
पेड़ पौधे एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता है। क्यों ऐसे हैं, विविधताएं क्यों है, उसकी क्या विशेषता है? शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन की, सवाना की, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की। 26 नंबर का प्रश्न है, फटाफट उत्तर दीजिए। तो क्या होगा भाई? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे? सर्वाधिक विविधता होगी, छोटे छोटे जीव जंतु होंगे, क्योंकि पेड़ पौधे हम जंतु की सर्वाधिक विविधताएं हैं। जब आर्द्र होगा ना, जमीन गीली होगी, तो कीड़े मकोड़े बहुत सारे आएंगे। 27 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। ठीक है, विभाजन भी इसे कह सकते हैं, फूट भी कह सकते हैं। तो 27 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप इनका फटाक से उत्तर दीजिए और फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, फिर ध्यान भी देंगे। भाई प्रश्न हमने कौन सा पढ़ा? 27 नंबर का प्रश्न है, तो क्या होगा? 1907 ईस्वी। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? ध्यान दीजिए, 28 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है बुध, शुक्र, मंगल, शनि। ये तो बहुत ही वेरी इजी क्वेश्चन है, फटाक से इनका उत्तर दीजिए। शुक्र, जुड़वा बहन भी कहते हैं, भोर का तारा, और ये भी कहते हैं ना, इसका जुड़वा बहन भी है, भोर का तारा, और इसकी भगनी, ये सब मत, भगनी का मतलब बहन ही होता है। चलिए आगे चलते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस संगठन में EIIC एक इकाई है? NCTE में, NCERT में, कि NIEFPA में, कि NRF में? किस में है? 29 नंबर का प्रश्न है। 29 नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, NCERT में। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। इसका आंसर होगा बी। और ये 30 नंबर आज के ये रहे आपके 30 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो वेरी इजी क्वेश्चन है, मध्यमान, बहुलांक, मध्यांक, प्रमाणित विचलन। तो क्या होगा भाई? प्रमाणित विचलन, डी नंबर। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ, ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? एक मिनट, क्या होगा इसका आंसर? डी। ठीक है, बाकी तो तीनों आप जानते हैं, मेन, मीडियम, मोड। तो रहे आज के ये 30 प्रश्न दोस्तों। प्रश्न आपको कैसे लगे, और ऐसी प्रश्नोत्तरी यदि आपको पर डे चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर हम रोज़ एक प्रैक्टिस करवाएंगे 30 प्रश्नों का, जहाँ से हमें बहुत ही लाभ मिलेगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।